ये जो यूनिट है 3.1 इन फैक्ट द 3 यूनिट नंबर 3, इस पे हम पहली बार इन ए वे एंटर करेंगे टू एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग। जो अब तक हमने पढ़ा था वो इन ए वे वो सब टूल्स थे, हमने टेक्निक्स एक्वायर किए, मेथड्स सीखे, जिसको हम अप्लाई करेंगे टू सी सम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस यूनिट इन ए वे। ओके, नाउ अब ये जो यूनिट है तो प्राइमरीली ये है अबाउट बैलेंस। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स विच वी कॉल स्ट्रक्चर्स इन इंजीनियरिंग, कोई ब्रिज देख रहे हैं, कोई बिल्डिंग है, एनीथिंग विच इज़ इन ए स्टैटिक वे, तो उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो मूवमेंट नहीं कर रहा है। सो वैसे कंडीशन में हम इसको जो सारे जो फोर्सेस अप्लाइड हैं उस पर वो एक तरीके से बैलेंस्ड वे में है। सो एवरी वन इज़ कैंसलिंग ईच अदर, सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और सब कुछ बैलेंस्ड वे में है। सो इसको हम टेक्निकली जो यूज करते हैं टर्म, वो है इक्विलिब्रियम। सो दिस टॉपिक द टाइटल इसीलिए जो टाइटल है इस यूनिट का यूनिट 3 का, उसका टाइटल है इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि सब कुछ बैलेंस में है। नाउ व्हेन वी से बैलेंस, और थोड़ा इसको टेक्निकली हम डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नाउ इक्विप्ड विथ, हमें अभी सब हमारे पास वो है टूल्स जिसको यूज़ करके, मतलब व्हेन आई से टूल्स, द मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल डेफिनेशंस, जिसको यूज़ करके हम इस टर्म को, जो बैलेंस, हम एक फीलिंग होता है बैलेंस का, उसको हम और कॉन्क्रीट बनाएंगे और सॉलिड बनाएंगे in a mathematical way. Now to do that, सोचिए कि कोई बॉडी है, ओके, अब उस पे मानो कि कुछ फोर्सेस लगे हुए हैं, जो कि हम जनरली हमेशा बोलते हैं, और ऐसे कुछ फोर्सेस हैं और ऐसे कुछ कपल मोमेंट्स हैं, ऐसा कुछ है। okay. अब ये जो एक बॉडी मैंने दिखाया है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सिंगल बॉडी हो, ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे मल्टीपल बॉडीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हों कुछ कनेक्टर्स के थ्रू, एंड ये फुल सिस्टम जो है वो कनेक्टेड हो ग्राउंड से, जैसे कोई ब्रिज है मानिए। तो अभी फ़िलहाल हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हमारे लिए ये एक सिस्टम है और कुछ फोर्सेस हैं। तो अब इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हमने जो पढ़ा था रेंज, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज, जस्ट प्रीवियस सेगमेंट में, हम उसको यूज़ करके द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम दे सकते हैं कि अगर इस सारे फोर्स सिस्टम का जो सिंपलेस्ट रिजल्टेंट है वो मानिए कि एक फोर्स है ये F, I'll call FW for the force of the wrench, and सोचिए कि ये जो कपल है, कपल मोमेंट, ये CW है, corresponding to the couple of the wrench। अगर ये इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स या कपल है फॉर द होल सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड कपल मोमेंट्स, देन जो कंडीशन है जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे, दैट इज समथिंग लाइक दिस, कि जो CW है दैट ऑल्सो हैज़ टू बी ज़ीरो, जो कपल मोमेंट को ज़ीरो होना पड़ेगा, और जो FW है उसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा। तो ये दोनों जो है वो ज़ीरो होने चाहिए इस सिस्टम को जब हम इक्विलिब्रियम में है, ऐसे अगर बोलना है हमको, तो ये कंडीशन है फॉर दिस टू हैपन। अब हमको पता है कि इसका मतलब क्या है, मतलब हाउ टू इवैल्यूएट, अगर कोई फोर्स सिस्टम है उसमें से कैसे रेंज फाइंड आउट करना है, दैट वी हैव सीन इन द जो प्रीवियस सेगमेंट था, उसमें हमने देखा था कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने के बाद अगर ये चीज़ हमको मिलता है कि ज़ीरो आ रहा है दोनों फोर्स एंड कपल मोमेंट,
तब हम बोलेंगे कि ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब इसको देखने का एक छोटा सा इसमें इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली है। वो क्या है कि जो भी मैंने फोर्सेस या कपल मोमेंट्स यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये ज़रूर नहीं, मतलब इस जगह पे मैंने ये सोचा है कि इस पे सारे फोर्सेस हैं जो कि एक्सटर्नली भी अप्लाइड हैं और जो ग्राउंड रिएक्शंस हैं, तो उन सबको मिला के मैंने ये इक्विवेलेंट निकाला है। ओके, मतलब जब हम प्रीवियस एग्जांपल्स देखते थे उसमें कुछ एक्सटर्नल लोड्स दिखाते थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर ऐसे कुछ बीम ड्रॉ करता था, या फिर ऐसा कुछ ब्रैकेट्स बनाता था, है ना, ब्रैकेट बना के यहाँ पे कुछ फोर्स लगाता था कि सोचिए ऐसा कोई फोर्स है ना। अभी तक हम इस फोर्स के ऊपर कंसंट्रेट करते थे और या फिर ऐसे फोर्सेस के ऊपर ही ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे। ये कभी नहीं सोचते थे कि ये ग्राउंड जो है इस ब्रैकेट के ऊपर क्या फोर्सेस अप्लाई कर रहा है। वी नेवर थॉट अबाउट दैट। तो अभी जो है, अब मैं इक्विलिब्रियम की जब बात कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मैंने फोर्सेस दिखाए हैं, उन फोर्सेस में मैंने ये जो ग्राउंड के रिएक्शंस हैं उनको भी डाल दिया है। तो दैट इज़ वन वे टू लुक एट इक्विलिब्रियम कि सारे मीन एक्सटर्नली अप्लाइड लोड प्लस द रिएक्शंस फ्रॉम द ग्राउंड, वो सबको मिला के अगर हम एक रेंच, द सिंपलेस्ट रिजल्टेंट जो है वो इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं एंड वी विल कम टू द वैल्यू 0, तब हम बोलेंगे कि जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। एक दूसरा तरीका है इसको देखने का, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट क्लियर हो जाएगा कि फिर से मैं वही एक रैंडम सिस्टम है और इसमें से मानिए जितने मैंने फोर्स दिखाए थे उसमें से कुछ जो है, सोचिए कि ये जो है, ये 3 फोर्सेस जो थे वो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड थे। F1 एक्सटर्नल से F2 एक्सटर्नल एंड F3 एक्सटर्नल। सिमिलरली एक कपल मोमेंट ये जो है वो सोचिए कि एक्सटर्नल था। ये सोचिए ये जो था दिस कपल मोमेंट 1 वाज एक्सटर्नल, बट जो बाकी 2 थे वो सोचिए कि रिएक्शंस हैं, ग्राउंड के रिएक्शन है। कौन कौन बच गए, ये और ये ना। हाँ, सो जो ये है, सो दिस वन एंड से दिस वन, तो मैं इसको बोलूँगा F1 रिएक्शन एंड C1 रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है इन अप्लाइड फोर्सेस के वजह से ये ग्राउंड रिएक्शन जनरली जनरेट होते हैं थ्रू मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। जहाँ पे कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होते हैं और उसके वजह से ये जो फोर्सेस होते हैं वो जनरेट होते हैं। अब इन दोनों को हम अलग अलग से भी सोच सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही सबको फोर्स या कपल मोमेंट जैसे ही सोचा, लेकिन उस पिक्चर में और उस थॉट प्रोसेस में मैंने उन दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया। एक है एक्सटर्नली अप्लाइड लोड और दूसरा सेगमेंट है जो कि रिएक्शन फोर्सेस है। उसमें क्या होगा कि हम अगर सारे जो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड हैं उनका एक रेंज या द सिंपलेस्ट रिजल्टेंट निकालें और वैसे लिखें कि से C of the range of the externally applied load must be equal to the negative of whatever reaction we are getting, the range from the reaction forces. So that should be the condition. जो भी couple moment आया the simplest resultant का from the external applied load and from the reaction forces, they must be equal and opposite. And very similarly the forces, जो forces हैं of the range, जैसे हम ये अभी ये 2 टाइप के सिस्टम है, एक एक्सटर्नली अप्लाइड सिस्टम है, एक दूसरा रिएक्शन सिस्टम है।
तो ये जो एक्सटर्नली अप्लाइड सिस्टम का जो फोर्स कंपोनेंट है रेंच का, दैट आल्सो वो भी नेगेटिव ऑफ द होना चाहिए रेंच सिस्टम ऑफ द रिएक्शन फोर्सेस, है ना। तो ये इसका मतलब है, अच्छा मैं क्या करता हूँ कि कलर कोडिंग से भी दिखा देता हूँ कि ये जो पार्ट्स है ये है हमारे एक्सटर्नली अप्लाइड लोड का रेंच, और ये जो पार्ट है ये हो गए हमारे रिएक्शन फोर्स सिस्टम का जो सिंपलेस्ट रिजल्टेंट है उसका रेंच। ये जो दो रेंचेस हैं दे शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर कंपोनेंट वाइज, तब हम फिर से बोलेंगे कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब मैंने ये सारा जो चीज़ है वो रेंच के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, बट जनरली क्या होता है कि और एक बेटर वे है टू थिंक अबाउट, जो शायद मैंने बोला होगा प्रीवियस सेगमेंट में, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि दो सिस्टम जब इक्विवेलेंट होते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस का इक्विवेलेंस की बात करूँ तो दो टेस्ट्स हमको हमेशा देखने चाहिए कि आप कोई भी पॉइंट पिक करो, सॉरी कोई भी डायरेक्शन पिक करो इन स्पेस, और उस डायरेक्शन में अगर दो सिस्टम के फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस सेम है, दैट इज द फर्स्ट टिक मार्क विच यू शुड पुट, ओके, कि हमारा टेस्ट 1 क्लियर हो गया। अब टेस्ट 2 क्या है कि कोई भी पॉइंट आप स्पेस में पिक करिए और उस पॉइंट के अबाउट अगर दोनों सिस्टम का जो है केस में टर्निंग मोमेंट, मतलब घुमाने का जो मोमेंट मतलब फोर्स है वो अगर सेम है तो उस पर भी दूसरा टिक करिए। तो ये दो टेस्ट्स अगर कोई दो सिस्टम पास कर जाते हैं तो वो दो सिस्टम जो हो वो इक्विवेलेंट हैं। अब इस केस में भी हम ऐसे बात कर सकते हैं, आप अभी बिना रेंज के भी बात कर सकते हैं कि आप कोई भी पॉइंट, कोई भी डायरेक्शन लीजिए, वो डायरेक्शन चूज़ करना मतलब यू हैव द ऑप्शन, आप चूज़ कर सकते हो कोई भी रैंडम डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में आपके मतलब अगर इस व्यू की बात करें तो ये जो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है उसका जो फोर्स का वैल्यू है, ओके, कोई भी डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट है, और इसका जो रिएक्शन फोर्स सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो दोनों फिर से सेम होने चाहिए, मतलब यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। और सिमिलर वे में जब कोई भी पॉइंट आप पिक करिए, इट्स कंप्लीटली रैंडम आर्बिट्ररी पॉइंट, आपके ऊपर है, और उस पॉइंट के अबाउट जो टोटल मोमेंट है उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका और इसका, मतलब एक्सटर्नली अप्लाइड लोड सिस्टम का और रिएक्शन फोर्स सिस्टम का, उसका फिर कपल मोमेंट जो आ रहा है वो फिर एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। अगर वैसा है तो फिर से द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। और इस केस में अगर बोलें तो क्योंकि अभी एक्सटर्नल और रिएक्शन फोर्स का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है इसमें, तो हम इसमें ये बोलेंगे कि आप कोई भी डायरेक्शन लीजिए तो उसमें जो है आपके फोर्स कंपोनेंट 0 आने चाहिए, क्योंकि एक में अगर 0 है तो सब में 0 होगा सारे डायरेक्शन में। और सिमिलरली आप कोई भी पॉइंट लीजिए स्पेस में, उसके अबाउट जो मोमेंट है वो आपका 0 आना चाहिए व्हेन यू टेक ऑल द फोर्सेस। अगर वैसे आ रहा है तो भी द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। So this is a very important concept और definition of equilibrium। कब हम बोलेंगे कि system is in equilibrium, और आगे जो सेगमेंट्स हैं इस यूनिट में हम अभी एप्लीकेशन, सम इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस देखेंगे, और धीरे धीरे हम चलेंगे टू सिस्टम्स लाइक ट्रसेस एंड फ्रेम्स विच आर एक्चुअली इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, और उसको कैसे एनालिसिस करते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वो हम आगे देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट।